हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को शिकायत होती है कि उनको जियोग्राफी समझ में नहीं आती, या हो सकता है उन्होंने अच्छे से पढ़ी ना हो, या हो सकता है उन्हें अच्छे से पढ़ाया ना गया हो। तो दोस्तों, आप मेरे साथ पढ़िएगा तो मैं पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा। अभी 6 के लेके चल रहा हूँ मैं। उसके बाद 7th 8th 9th एंड 11th 12th मैं पूरी ज्योग्राफी आपकी एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो अगर हम एनसीईआरटी पढ़ रखे होंगे तो हम पूरा बेसिक हमारा क्लियर होगा, तो हम आगे स्पीड में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी क्लास 6 की सेकंड चैप्टर। दोस्तों, कारणवश मैं फर्स्ट चैप्टर नहीं ला पाया, आने वाले 1-2 दिनों के अंदर मैं फर्स्ट चैप्टर भी ले आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। दोस्तों, जो अपनी पृथ्वी है, हम मान लेते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन वो एक्चुअल में गोलाकार नहीं है, वो जिवाइड फॉर्म में है। या उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मतलब क्या आपने जैसे अंडा देखा होगा, क्या वो बीच में उभरा हुआ था और जो ऊपर टॉप पे है वो क्या थोड़ा चपटी हुई होती है। तो वही कहना चाह रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं या कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। दोस्तों, आपने स्कूल में ग्लोब देखे होंगे, तो वही चीज़ बोल रहा है कि आपने ग्लोब देखे होंगे। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो दोस्तों, अपनी जो पृथ्वी है इतनी बड़ी है, तो अगर हमको अध्ययन करना है तो अध्ययन की अपनी सुविधा के लिए हमने क्या किया, ग्लोब बना लिया। मतलब वो एक मान लिया कि हमें ये हमारी पृथ्वी है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने छोटे ग्लोब तथा गुब्बारों जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है। तो दोस्तों, ये बता रहा है कि ग्लोब कई प्रकार के हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो अपने स्कूल में छोटे ग्लोब देखे होंगे आपने, और आपने जैसे बड़े बड़े शहरों में देखे होंगे कि बलून बड़ा बड़ा बलून होता है, उसमें एयर भर के ऊपर उड़ाया जाता है। तो ऐसे भी ग्लोब होते हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े ग्लोब होते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो दोस्तों, आपने कुम्हार का पहिया तो बहुत कम बच्चे ने देखा होगा, लेकिन लट्टू आप सबने, उम्मीद करता हूँ मैं, आप सबने देखा होगा। तो लट्टू कैसे कि आपने एक्सिस पे रोटेट करता है, मतलब अगर उसको हम जब घुमाते हैं तो अपनी जो उसकी एक्सिस होती है उस पे वो घूमता है ग्लोब। हाँ, तो ठीक अपनी जो पृथ्वी है ठीक उसी प्रकार अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो वही उसमें बताया गया है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो जो ग्लोब होते हैं उसमें आपने देखे होंगे छोटे छोटे देश बने हैं, उसमें पूरा कौन सा देश कहाँ लोकेटेड है, महासागर कौन सा कहाँ पे है, पूरा मतलब एक पृथ्वी का वास्तविक छोटा स्वरूप हम मान सकते हैं। वही चीज़ इसमें पूरा बताया गया है। पृथ्वी के पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये कहने का वो क्या मतलब है, जैसे अपना गोला है, अगर हमको किसी मतलब कहीं स्थिति पता लगाना है कि ये कहाँ पे है, जैसे अपनी पृथ्वी मान लेते हैं, अगर हमको पता करना है कि जो अमेरिका है वो भारत से कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों कुछ तो चाहिए जिससे हम मतलब पता कर सके कि कितनी दूरी है। तो इसके लिए हमने क्या, पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींची, काल्पनिक रेखाएं खींची, जिसको हम अक्षांश एवं देशांतर रेखा कहते हैं। तो हम इन रेखाओं की मदद से हम क्या, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहाँ का तापमान कितना होगा, और वहाँ मतलब कितने डिस्टेंस पे कौन सा शहर कहाँ पे स्थित है, तो इस सब चीज़ों का हम निर्धारण इन्हीं रेखाओं से करते हैं।
आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। आपने ग्लोब देखा होगा जिसमें एक कील टाइप की लगी होती है। ये आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं। ये जो बता रहा है ये और ये इसको अक्ष कहा जाता है। ये हो गया आपका ये जो है इसके एक्सिस है, ये इसी को एक्सिस कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। दोस्तों ये हमने मान लिया अपना ग्लोब है और इसमें एक सुई निकली हुई है, ये लगी हुई है। तो ये अपना उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हो गया अपना दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है या अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों ये कहने का मतलब ये है, जो ग्लोब आपने देखा होगा तो उसमें एक सुई लगी होगी। तो पृथ्वी क्या है, जो पृथ्वी की रोटेशन की डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी अपनी। तो ये भी बताया गया जो अपनी ग्लोब होता है तो उसमें भी एक एक्सिस पड़ी होती है, एक सुई जैसा पड़ा होता है। तो उसको जो घुमाओगे तो वो क्या पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी में ऐसे कोई वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है एक, लेकिन एक कल्पना का हमने कल्पना की है कि ये ऐसी एक सुई है। मतलब अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हमने ऐसा मान रखा है। तो वही चीज़ बोला है कि ये काल्पनिक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसके लिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताऊंगा। एक मिनट। तो दोस्तों ये कहने का क्या मतलब है, ये हमने मान लिया अपना ये हमने अपनी पृथ्वी मान ली, ठीक है, लगभग गोल है। तो ये बोल रहा है कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जिसे हम विषुवत वृत्त बोलते हैं, इसे इक्वेटर बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमने मान लिया पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा मान ली, काल्पनिक रेखा है, वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं है। तो ये इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा। तो जो ये रेखा है दोस्तों ये विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। हो सकता में भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं। हाँ, इसे विषुवत रेखा का विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपको जब आप कोई अगर सर्कल के फॉर्म में है कोई चीज़, तो आप जब सामने से देखोगे अगर उस पर कोई लाइन खींच दिए तो आपको एक मतलब लाइन ही दिखेगी। लेकिन जब वो पूरा राउंड में हो जाएगी वो लाइन, मतलब पूरा सर्कल का आप जब करोगे तो वो एक राउंड शेप ले लेगी। तो वही बोल रहा है, इसको वृत्त कहा जाता है, मतलब एक वृत्त का रूप ले लेगी ये लाइन। तो वही बोल रहा है, ये इसमें दिखाया गया है। आपको ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये हमने ये जो खींची है, ये देखिए ये हमने खींच रखी है। तो इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पहले हम दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये दोनों बराबर के भाग आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाते हैं एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों के रूप में मापा जाता है। दोस्तों मैं समझा देता हूँ आपको, ये कहने का क्या मतलब है इनका। ये मैंने बनाया था। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि हमने ये पृथ्वी मान लिया, इसके दो बराबर, इसको एक मैंने एक रेखा खींच दी जिसे विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में। तो भी ये क्या पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। एक जो ऊपर वाला जो भाग है इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं,
और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना इक्वेटर हो गया, या इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और ये हमारा ये वाला जो इस रेखा के ऊपर है इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले पोर्शन को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो यही चीज़ बताया था इसमें, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। एक मिनट दोस्तों, आपको दिख रहा है? अब ये लिखा है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 अक्षांश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को। दोस्तों मैं इसको आपको आसानी समझा देता हूँ, क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, मैं समझा देता हूँ आपको। तो दोस्तों आपने ये तो पढ़ा ही होगा, कोई जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है, मतलब जब इसको आप नापोगे तो 360 डिग्री। तो जब ये पृथ्वी की जो रेखाएं खींची हुई ये वास्तव में कोई, जब आप पूरे सर्कल में ड्रोगे तो ये पूरा राउंड शेप ले लेंगी, मतलब हमको ये लंबी लाइन दिख रही है, लेकिन जब आप ग्लोब में ये चीज़ देखोगे तो पूरा सर्कल के फॉर्म में ये रेखा होगी। तो दोस्तों जो अपने बीचों बीच है इसको हम 0 डिग्री की रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री जो अपनी भूमध्य रेखा होता है 0 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद इसके पैरेलल रेखाएं होती हैं, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम इधर खींच लेते हैं, ये, ठीक है। तो जो ये रेखा है, अब जैसे ये 1 डिग्री यहाँ पे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके हम यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अपनी ये विषुवत रेखा है, अगर इसके समांतर रेखाएं खींचे जाए तो इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। मतलब जो विषुवत रेखाएं है इसकी जो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या जो उत्तरी गोलार्ध में है अपने 90 होगी, ठीक है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है इनकी संख्या भी 90 होंगी। तो इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? तो 90 अपने उत्तरी गोलार्ध में हो गई, 90 अपनी दक्षिणी गोलार्ध में हो गई, प्लस एक ये अपनी भूमध्य रेखा या 0 डिग्री वाली, तो 1। तो टोटल कितनी हो गई? 181। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है तो आप कितना बताओगे? 181, ठीक है दोस्तों। चलिए आप समझते हैं क्या बोल रहा था, इसका भी समझ लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी समझा देता हूँ मैं क्या बोल रहा था। 1/4 जो होता है ये बता रहा था दोस्तों। ये बताया है कि अपना जो पृथ्वी है, ठीक है, अगर हम एक पोर्शन को इसका देखेंगे, अगर हमने एक बीच में और लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये 360 डिग्री अपना हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब अगर हमने एक पोर्शन का देख लिया तो 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, 90 ये हो गया और 90 ये हो गया। तो एक पोर्शन का कितना हो गया? 360 का 1/4 हो गया। 360 का जब 1/4 करोगे आप कितना आएगा? 4 से डिवाइड कर दो, 9 चौके 36, 90 डिग्री, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जब एक जो एक आपका बनेगा ये 1/4 होगा टोटल, क्योंकि 1 2 3 4, अगर हमको 1/4 तो कितना होगा? 90। तो वही चीज़ ये बोल रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। दोस्तों यही बताया कि जो 90 डिग्री है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जो 90 है ये अपना उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री हो गया, ये अपना दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं, और वो क्लियर आ रहा होगा।
इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ एक बार, ये कहने का क्या मतलब है। ये यही कह रहा है कि जो अपना ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, भूमध्य रेखा हो गई, तो जो ये उत्तरी गोलार्ध में जो अपनी रेखाएं जो इसके पैरेलल हमने खींचा, तो ये हमारी उत्तरी अक्षांश रेखा हो गई। ठीक है, जो उत्तर वाले भाग में है उनको हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे तथा जो दक्षिण वाले भाग में है उनको हम दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण के अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में बेलो होरिज़ोंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर एवं दोस्तों मैं समझा देता हूँ कहने का क्या मतलब है। दोस्तों ये बताया है कि जो अपनी ये रेखाएं होती हैं, जो जैसे उत्तरी गोलार्ध में हो गई, तो इनके साथ अगर हमको कहीं लिखना है, जैसे हमने 20 डिग्री लिख दिया, ठीक है, तो अगर हम उत्तरी अक्षांश की रेखा लिखते हैं तो हमको इसके पीछे उत्तर लिखना पड़ेगा, मतलब दिशा हमको बताना पड़ेगा। अगर दिशा नहीं बताएंगे तो कन्फ्यूजन भी हो जाएगी, क्योंकि 20 डिग्री इधर भी होगी, 20 उत्तरी गोलार्ध में भी है और 20 डिग्री अपने दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो दोस्तों मतलब अपने को दिशा बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसने एग्जाम्पल भी दिया है, जो भारत का जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में पड़ता है। अब भारत अपना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध के कहीं यहाँ पे लगभग मान लेते हैं हम, यहाँ पे, ठीक है, ये अपने भारत की लोकेशन हो गई। तो जो अपना चंद्रपुर है महाराष्ट्र का, वो 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहने का यही मतलब है, जो चंद्रपुर है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, और जो ब्राज़ील का बेलो होरिज़ोंटो जो बताया 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। तो अगर हम दोस्तों दिशा नहीं लिखेंगे, अगर उत्तर हमने जैसे नहीं लिखा होता और इसके पीछे दक्षिण नहीं लिखा होता, तो क्या 20 डिग्री आपको लोकेशन का पता नहीं चलता। तो इसलिए अक्षांश रेखाओं को लिखते समय उनकी दिशा लिखना बहुत ज़रूरी है कि मतलब ये उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखा है या दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये बेलो होरिज़ोंटो 20 दक्षिण अक्षांश में स्थित है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, एक मिनट फिर से मैं दिखाता हूँ, या इसे समझ लीजिए कि जो अपनी ये जो भूमध्य रेखा है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आप एग्जांपल आप किसी बॉल को लेके दे सकते हैं। अगर उसके बीचों बीच खींचोगे लाइन, तो सबसे बड़ी यही रेखा होगी बीचों बीच वाली, तो अपनी भूमध्य रेखा सबसे बड़ी होगी। ऐसे जब हम उत्तर में जाते जाएंगे तो इनकी जो अक्षांश रेखा है, इनकी लंबाई कम होती जाएगी। ऐसे ऐसे जब हम खींचेंगे तो लास्ट में जो अपनी 90 डिग्री वो क्या पॉइंट के फॉर्म में ही होगी, क्योंकि लास्ट में अपनी लंबाई घटती जाती है। जैसे जब हम अगर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो रेखाओं की आकार घटता जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव की ओर आते हैं तो अपनी जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। मैं समझा देता हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। दूसरा इमेज बना लेता हूँ मैं। ये मान लिया हमने, ठीक है, ये अपनी बीचों बीच वाली लाइन हो गई। ठीक है, ये अपना ये हमने मान लिया अपना उत्तरी गोलार्ध। पिछला वाला खोल लेता हूँ, सही बना है।
तो ये यही चीज़ बता रहा है कि जैसे अपनी जो इक्वेटर है ना, इसकी लेंथ जो है सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद ये इसकी लेंथ थोड़ा सा कम होगी, इसके बाद ये इसकी थोड़ा सा कम होगी, इसके बाद जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में जाते जाएंगे इनकी लंबाई घटती जाती है। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं, दोस्तों जो ये है इनको समांतर रेखाएं की रेखाएं भी बोलते हैं, क्योंकि ये समांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसलिए इनको हम समांतर अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखा भी बोलते हैं। तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं भी है। दोस्तों ये भी समझा देता हूँ कहने का क्या इसका मतलब है। दूसरा हमको खींचना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे लाइन हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। मान लेते हैं दोस्तों अपना पृथ्वी है, ठीक है। ये हमने इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दी। ये अपनी कौन सी हो गई? भूमध्य रेखा। इंग्लिश में बोले तो इक्वेटर, ठीक है। तो दोस्तों जब इसकी आप 23 डिग्री, ये आपका पहले मैं लिख देता हूँ, उत्तरी गोलार्ध हो गया है, ठीक है। 1 मिनट पेन भी लेके आया था मैं। तो ये अपना उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये अपना दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो जब आप भूमध्य रेखा से 23 डिग्री उत्तर की ओर जाओगे, ये हमने मान लिया कि 23 डिग्री ये हमारी, ठीक है। तो आपको यहाँ कर्क रेखा मिलेगी, कर्क रेखा, ठीक है। और जब आप 23 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में जाओगे, लगभग मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इसको हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। जब 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जाओगे तो इसको कर्क रेखा मिलेगी, और जब 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो आपको मकर रेखा मिलेगी। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जो भारत के मध्य जो रेखा गुजरती है उसको कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। वही चीज़ आगे बताया गया इसमें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बताता जाऊँगा मैं। यही चीज़ बताया दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ बताया है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा विषुवत रेखा के साढ़े दक्षिण में, वही चीज़। और एक रेखा के बारे में और बताया, मैं बता देता हूँ। तो ये हुई तो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, और ये भी 23.5 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो ये 23.5 डिग्री, अब जब 66 डिग्री पे आप जाओगे, 66.5 डिग्री, तो आपको आर्कटिक वृत्त मिलेगा। इसको हम उत्तरी ध्रुव वृत्त भी बोल सकते हैं या आर्कटिक वृत्त बोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध में आप जाओगे 66.5 डिग्री, तो आपको दक्षिणी ध्रुव वृत्त मिलेगा, ठीक है। इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त करते हैं। दोस्तों ये रेखाएं क्या करती हैं, मतलब ताप जोन में, क्षेत्र को ताप जोन में बांटती है। मतलब इनके बीच का जो है एरिया अगर हमको पता है तो हमको ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, मतलब वहाँ पे गर्मी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, क्या कंडीशन है, इनकी सहायता से हमको पता लगता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा हो गया रिकॉर्ड, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं आज। धन्यवाद।